12 मार्च 1993 लगभग 2 घंटे में 257 लोगों की जान चली गई। 700 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। 27 करोड़ की संपत्ति 2 घंटे में नष्ट कर दी गई। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूँ बॉम्बे बॉम्बिंग्स 1993 और दाऊद इब्राहिम के साथ संजय दत्त के कनेक्शंस के बारे में। डार्क डेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। आज की वीडियो में हम बॉम्बे बॉम्बिंग्स के बारे में बात करेंगे और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाला ज्ञान सबसे पहले प्राप्त हो सके। शुरू करता हूँ आज के इस एपिसोड को। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये 1993 में हुई बॉम्बे बॉम्बिंग्स इस बाबरी मस्जिद का एक बदला है और इसको कोऑर्डिनेट किया था दाऊद इब्राहिम ने। दाऊद इब्राहिम उन दिनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट डी कंपनी के मालिक थे, लीडर थे और उन्होंने मदद ली बॉम्बे में बैठे टाइगर मैनन और उनके छोटे भाई याकूब मैनन की और इन बॉम्बिंग्स को उन्होंने अंजाम दिया। इस बदले के पीछे भी एक स्टोरी है। देखिए दोस्तों, ये कहा जाता है जब दाऊद इब्राहिम से कहा गया कि हमें बाबरी मस्जिद का बदला लेना है तो उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन माना यह जाता है कि कुछ औरतों ने दाऊद इब्राहिम को चूड़ियाँ भेजी और कहा कि अगर तेरे बस का कुछ नहीं है तो ये चूड़ियाँ पहन ले। लोग ये मानते हैं इस इंसिडेंट के बाद दाऊद इब्राहिम ने ठान लिया था कि हाँ, मैं इसका बदला लूँगा और इस बदले में मैं आपकी मदद भी करूँगा। मुंबई में हुए दंगों का ब्लूप्रिंट दुबई में मोहम्मद डोसा के घर पर बैठकर बनाया गया। योजना ये बनाई गई कि हम भारत हथियार, RDX, बॉम्ब्स, डेटोनेटर भेजेंगे। कुछ सामान तो पानी के रास्ते डायरेक्ट मुंबई भेज दिया गया, कुछ सामान आया पाकिस्तान के थ्रू गुजरात के भरूच से मुंबई। अब भरूच से मुंबई इस कंसाइनमेंट को लाने की जिम्मेदारी दी गई अबू सलीम को। अबू सलीम दाऊद इब्राहिम का एक पैदा था, लेकिन बाद में आकर उसने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की। आगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो 9 जनवरी 1994 को अबू सलीम गुजरात से आया सामान बॉम्बे लेकर आता है और उसे एक मारुति वैन दी जाती है इस सामान को लाने के लिए। गुजरात से चली मारुति वैन सीधी आकर रुकती है संजय दत्त के घर पर। जी हाँ, संजय दत्त के पाली हिल्स वाले बंगलों पर वो मारुति वैन आकर रुकती है। 2 AK-56 राइफल्स और 250 के करीब बुलेट्स छोड़कर जबोनिसा नाम की महिला के घर वो वैन खड़ी कर दी जाती है। अब संजय दत्त के पास मिली AK-56 राइफल्स उसी कंसाइनमेंट का हिस्सा थी जो दुबई से भारत लाई गई थी इन 12 जगह इन ब्लास्ट्स को अंजाम देने के लिए। अब संजय दत्त ने तो वो राइफल्स अपने सेफ्टी के लिए रखी थी, लेकिन कहते हैं ना, बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी। बुरी संगत का तो असर, बुरी संगत की तो आंच संजय दत्त पर आनी ही थी। लेकिन बाद में उन्हें आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई, ना कि टाडा। आर्म्स एक्ट की धारा के तहत उन्हें 5 साल की सजा हुई और वो सजा वो काट भी चुके हैं। अबू सलीम से बाद में पूछा गया तो आपने ऐसा क्यों किया? अब इंडियन मीडिया ने अबू सलीम को नाम दे दिया डेथ का डिलीवरी बॉय। अबू सलीम के अनुसार अगर हम बात करें तो उसका ये कहना है कि मुझे नहीं पता था कि इसमें RDX और ये राइफल्स और हथियार हैं। मुझे लगा सिल्वर की डिलीवरी लेने जाना है। मैंने उस पेटी को खोल कर भी नहीं देखा उसमें क्या था। मुझे बाद में पता लगा इसमें सिल्वर नहीं हथियार हैं, ऐसा अबू सलीम कहता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ब्लास्ट से 2 दिन पहले तक भी अबू सलीम के पास वो हथियार थे और अबू सलीम ने ही उन 12 जगहों पर उन हथियारों की डिलीवरी की है। देखिए 12 मार्च 1993 दोपहर 1:30 पर पहला धमाका हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक कार बॉम्ब के थ्रू। धमाका इतना तेज था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के साथ साथ आसपास वाली बिल्डिंग्स भी दहल गई और 50 लोगों की मौत हुई। 30 मिनट बाद मांडवी में, 15 मिनट बाद कहीं और, एयर इंडिया, बहुत 12 जगहों पर कार बॉम्ब्स और स्कूटर बॉम्ब्स के थ्रू अटैक हुए। इन ब्लास्ट्स के बाद राजनीति भी कुछ सामने आई।
देखिए वैसे तो मौत हुई थी 257 लोगों की, लेकिन डाटा सामने आया कि 317 लोगों की मौत हुई है। अब ये डाटा मिसमैच कैसे हुआ? 16 मार्च को, ये 12 मार्च को अटैक हुआ था, 16 मार्च को कलकत्ता में भी एक बम ब्लास्ट हुआ जिसमें लगभग 69 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये संख्या भी 12 मार्च वाली बॉम्बिंग से जोड़ दी गई, जो कि ऐसा नहीं है। वो 12 मार्च वाली बॉम्बिंग्स का हिस्सा नहीं था, वो ब्लास्ट हुआ था 16 मार्च को। एक डाटा मिसमैच ये हुआ। एक राजनीति और खेली गई धर्म के आधार पर। सामने ये आया कि सीरियल ब्लास्ट 12 जगह पर नहीं 13 जगह पर हुए हैं। तो 10 जुलाई 2006 को अटैक हुए थे 1993 में, और 10 जुलाई 2006 को महाराष्ट्र के सीएम शरद पवार ने यह एडमिट किया कि उसने एक इलाका ज्यादा जोड़ दिया था, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया का भी नाम उसने जोड़ दिया था, ताकि ये लगे कि नुकसान दोनों कम्युनिटीज का हुआ है, सिर्फ हिंदू ही नहीं मरे, इसमें नुकसान मुसलमानों का भी हुआ है। और एक मैसेज ये पास हो सके कि ये किसी कौम का दंगा नहीं है, किसी कौम का काम नहीं है। ये बाद में शरद पवार ने खुद एडमिट किया। सीबीआई के अकॉर्डिंग ये दुनिया का पहला ऐसा टेररिस्ट अटैक है जिसमें सबसे ज्यादा आरडीएक्स यूज किया गया था आज तक। अब उन दिनों टाइगर मैनन बॉम्बे के टॉप स्मगलर्स में काउंट होते थे, उनका नाम था स्मगलिंग में टाइगर मैनन का। तो पुलिस ने टाइगर मैनन के फ्लैट पर रेड मारी। जब रेड मारी तो घर पर कोई नहीं था, ताला तोड़कर टाइगर मैनन के घर पुलिस ने रेड मारी और सर्च किया तो एक बजाज स्कूटर की चाबी उन्हें मिली। चाबी का नंबर था 449। अब इस रेड मारने से 1-2 दिन पहले ही पुलिस को एक लापता स्कूटर मिला था नया गांव क्रॉसिंग रोड पर। उस स्कूटर में भी कई किलो आरडीएक्स भरा हुआ था, लेकिन पता नहीं वो ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ। या तो लगाने वाले से ही कुछ चूक रह गई, पता नहीं उसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो स्कूटर ब्लास्ट नहीं हुआ। जो चाबी टाइगर मैनन के घर से मिली थी वो उसी स्कूटर की थी। तो अब मुंबई पुलिस को 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग्स का पहला सुराग मिल चुका था। टाइगर मैनन ने ही ये ब्लास्ट कराए थे और उसी ने 23 लोगों की टीम बनाई थी और उनकी ट्रेनिंग इस्लामाबाद कराई। इस्लामाबाद से उन्हें वापस इंडिया लाया गया और इस अटैक को अंजाम दिया। और धमाके के बाद उन्हें 5-5 हजार रुपए भी दिए गए ताकि वो देश छोड़कर नेपाल भाग सकें। अब पुलिस काम पर लग गई। पूरे देश के 89 बड़े बड़े शहरों में पुलिस ने रेड मारनी शुरू की, लोगों को उठाना शुरू किया। 3 सस्पेक्ट पुलिस ने गिरफ्तार किए, बादशाह खान, हनीफ और समीर। उस टाइम पर केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे डीसीपी राकेश मारिया, ये इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो इन बादशाह खान, हनीफ और समीर, इनसे जब डीसीपी बात कर रहे थे तो समीर कहता है कि हम तो छोटे लोग हैं साहब, आप बड़े लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार करते? डीसीपी ने कहा कौन बड़े लोग? समीर ने कहा संजू। डीसीपी ने फिर से पूछा कौन संजू? समीर ने कहा अभिनेता संजय दत्त। डीसीपी मारिया ने एक किताब भी लिखी है बॉम्बे बॉम्बिंग्स के ऊपर। उन्होंने उस किताब में साफ साफ कहा कि जब उसने मुझसे ये बात कही कि आप संजय दत्त को क्यों नहीं गिरफ्तार करते, तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया उन पर यह इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। आर्म्स एक्ट के थ्रू उन्होंने 5 साल की सजा काट चुके हैं वो। तो अब 2 नाम सामने आए, टाइगर मैनन और याकूब मैनन। 30 जुलाई 2015 को याकूब मैनन को फांसी दे दी गई। अटैक हुए 1993 में, फांसी हुई 30 जुलाई 2015 को, वो भी याकूब मैनन को। टाइगर मैनन को ना तो कभी गिरफ्तार किया गया और ना ही वो आज तक हमारे देश की पुलिस के हाथ आया। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है, डेथ का डिलीवरी बॉय जो कि काफी जिम्मेदार है इन अटैक्स को, अगर वो नहीं ऐसा करता तो हो सकता था ये अटैक्स रुक सकते थे, जैसा मीडिया ने नाम दिया डेथ का डिलीवरी बॉय। इन ब्लास्ट के बाद वो भाग जाता है देश छोड़कर। बाद में पता चलता है कि वो पुर्तगाल में है। तो जब भारत सरकार पुर्तगाल सरकार से कहती है कि ये हमारे देश का दोषी है, इसने कई सौ लोगों की जान लिया, आप हमें इसे सौंप दीजिए, तो पुर्तगाल सरकार का कहना है कि हम इसे एक ही शर्त पर आपको सौंपेंगे कि आप इसको सजाए मौत नहीं दोगे। तो सरकार ने मजबूरी में यह शर्त पुर्तगाल सरकार की मान ली और पुर्तगाल सरकार ने अबू सलीम को सरकार के हवाले कर दिया। आज तक अबू सलीम जेल में पड़ा हुआ है।
जो जिम्मेदार है इन अटैक्स के लिए। 2 घंटे में कितने लोगों की जान गई? सरकार ने क्या मुआवजा दिया? क्या मुआवजा पहुंचा? कितने बेकसूर लोगों की जान गई, कितने बेकसूर घायल हुए, लेकिन उनके मुआवजे को लेकर भी केस चल रहा है। अब तक वे कहते हैं कि अब तक हम जो विक्टिम हैं इस पूरे बॉम्बे ब्लास्ट के, आज तक हमें मुआवजा नहीं मिला है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। चौथा एपिसोड था ये, एक एपिसोड और आने वाला है इस डार्क डेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के सीरीज का। 4 एपिसोड हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। जल्दी मिलूंगा अगले एपिसोड के साथ। ज्ञान से भरी हुई वीडियोस, पॉलिटिक्स से भरी हुई वीडियोस आप देख सकते हैं। न्यूज़ अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर